प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र का क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं मैकियावेली की उन तथ्यों की जिनकी विचारधारा से जुड़े हुए तथ्य हैं, जो उसके विचार के इतिहास में अगर चर्चा की जाए तो मैकियावेली का क्या स्थान प्राप्त है, मैकियावेली कौन से ऐसे गतिविधियों के माध्यम से जाने जाते हैं, वो इटली में उनका क्या स्थान है और उनकी विचारधारा कैसी है और उनके विचारधारा के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं, इन सब की चर्चा आज की क्लास में करेंगे। इसके पूर्व हम जान लें कि इससे जुड़े हुए कई तथ्यों का अध्ययन हमने किया, जिसमें मैकियावेली के जीवन दर्शन की बात की, मैकियावेली की विशेषताएं क्या थी, मैकियावेली की प्रमुख पुस्तकें क्या थी, मैकियावेली किस प्रकार से आधुनिक युग का शिशु और आधुनिक युग का जनक कहा गया, मैकियावेली से जुड़े हुए तमाम सारे तथ्यों का हमने बेहतर तरीके से उसका विश्लेषण किया, अध्ययन किया, उनकी जानकारी प्राप्त की। तो आइए आज के क्लास में हम चर्चा करते हैं कि मैकियावेली की इतिहास राजनीतिक विचारों के इतिहास में उसका क्या स्थान है और उसने कौन से स्थान प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक विचार के क्षेत्र में मैकियावेली को क्या स्थान प्राप्त है, उसकी क्या स्थिति है, वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करता है और राज्य के निर्देशों का पालन करता है। उन तमाम सारी चीजों की बात आज हम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके समक्ष रखते हैं। आज हम चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक विचार के इतिहास में मैकियावेली का स्थान की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैकियावेली कोई राजनीतिक सिद्धांतवादी नहीं था। क्या था? वो राजनीतिक सिद्धांतवादी नहीं था, बल्कि उसकी रुचि व्यवहारिक बातों में थी। कहने का मतलब है कि वो राजनीतिक पक्ष को उतना तेजी के साथ, उतना प्रमुखता से नहीं देखता था जितना कि वो व्यवहारिक पक्ष को प्रमुखता से देखता था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि मैकियावेली राजनीतिक क्षेत्रों में उतना ज्यादा रुचि नहीं रखता था जितना कि वो व्यवहारिक क्षेत्रों में रुचि रखता है। दूसरी बात में जब हम चर्चा करते हैं मैकियावेली की दूसरा दृष्टिकोण क्या था, वो था कि वो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करता है कि राजनीति को क्या करता है, धर्म के बंधनों से मुक्त कर देता है। कहता है राजनीति को धर्म के बंधनों से वो सदैव मुक्त रखने का प्रयास करता है और मुक्त रखता है। अगली चर्चा करें तो उसने कहा कि सर्वोच्च संत पायस पंचम ने ईसाइयों के अध्ययन के लिए निषिद्ध पुस्तकों की जो सूची बनाई थी, उसमें सर्वोच्च स्थान किसका है? मैकियावेली के कृतियों को दिया है। सर्वोच्च संत पायस पंचम ने ईसाइयों के अध्ययन के लिए एक निषिद्ध पुस्तकों की सूची बनाई। उस पुस्तकों की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान जो रखा गया, उस किसका रखा गया? मैकियावेली के कृतियों को रखा गया, अर्थात मैकियावेली की रचनाओं को रखा गया है। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं कि मैकियावेली को प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उसने इटली को जो दिशा निर्देश दिए थे, इटली जैसे देश को जो दिशा निर्देश दिए थे, वो भविष्य में उसके लिए उसके एकीकरण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि मैकियावेली को इटली का प्रथम राष्ट्रवादी और इटली का प्रथम देशभक्त कहा गया है। अब आगे देखते हैं काउंट केबूर के अनुसार, काउंट केबूर एक राजनीतिक विचारक हैं, उनका मानना है कि इटली के लिए जो कुछ किया अगर वह अपने लिए स्वयं करते तो बहुत बड़े दुष्ट कहलाते। उन्होंने इटली के लिए जो कहा है, जो किया है, अगर वो स्वयं अपने लिए ऐसा करते तो वो बहुत बड़े दुष्ट कहलाते, राष्ट्रभक्त न कहलाते, देश राष्ट्रवादी न कहलाते, बल्कि एक स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति के नागरिक के रूप में, व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक विचार के इतिहास में मैकियावेली को कुछ स्थान प्राप्त हैं, जो आपके सामने हमने अभी समक्ष पेश किया। जैसे हमने कहा कि मैकियावेली राजनीतिक सिद्धांतवादी नहीं था, बल्कि वो व्यवहारिक बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान देता था। ठीक, उसने राज्य की अपेक्षा शासन तंत्र पर अधिक बल दिया है। इस पर बल दिया है, राज्य की अपेक्षा शासन तंत्र पर अधिक बल दिया है। दूसरा जो देखते हैं, दूसरा उसका महत्वपूर्ण कार्य था, राजनीति को उसने क्या किया है, धर्म के बंधनों से मुक्त रखा है। ठीक, तीसरी बात आती है कि सर्वोच्च संत पायस पंचम ने ईसाइयों के अध्ययन के लिए निषिद्ध पुस्तकों की एक सूची तैयार की थी और उस सूची में मैकियावेली की कृतियों को उसने प्रथम स्थान दिया, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और अगली बात करते हैं, मैकियावेली को प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त के रूप में इटली में जाना जाता है। और काउंट केबूर के अनुसार कहा कि हमने इटली के लिए जो कुछ किया अगर वो हमने अपने लिए किया होता तो बहुत बड़े दुष्ट कहलाते। यानी कि उसने मैकियावेली के संदर्भ में कहा कि मैकियावेली ने कहा था कि उसने जो इटली के लिए किया अगर वो स्वयं अपने व्यक्तिगत अपने लिए करता तो वहां के लोग उसे दुष्ट कहलाते, स्वार्थी कहलाते और राष्ट्रभक्त न कहलाकर वो राष्ट्रद्रोही कहलाते उसको। ठीक है, तो ये समस्त तथ्यों पर अध्ययन करने के पश्चात ये पता चला कि मैकियावेली की राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में उसकी स्थिति क्या है, उसकी चर्चा की गई। आइए अगले देखते हैं कि मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैकियावेली की विचारधारा के दोषों की जब चर्चा की जाएगी तो मैकियावेली की विचारधारा के दोष जो हैं, मैकियावेली की विचारधारा के निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। जिसमें से अगर हम इनकी चर्चा करें तो इस प्रकार है। नंबर 1, पहला जो दोष है वो है अध्ययन पद्धति की त्रुटियां। दूसरा जो दोष है मानव स्वभाव संबंधी दोष। ठीक, तीसरा जो है
तीसरा है दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। ठीक। चौथा है राष्ट्रीयता संप्रभुता। राष्ट्रीयता संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता। राष्ट्रीयता संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पांचवा है आदर्शवादिता का नितांत अभाव। आदर्शवादिता का नितांत अभाव। आदर्शवादिता का नितांत अभाव। ठीक। और छठा है राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। ठीक। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मैकियावेली की विचारधारा जो है उसकी विचारधारा को हम मैकियावेली की विचारधारा के निम्नलिखित दोष हैं और निम्नलिखित दोष में कौन कौन से हैं ये प्रमुख दोष इस रूप में देखा जा सकता है। पहला दोष है कि अध्ययन पद्धति की त्रुटियां हैं। जो अध्ययन पद्धति है उसकी जो अध्ययन की प्रक्रिया है उसमें कमियां निश्चित हुई हैं, कमियां दिखती हैं। और दूसरा है कि मानव स्वभाव संबंधी दोष, कि मानव का स्वभाव जो स्पष्ट किया है उसमें दोष स्पष्ट दिखाई देता है। और तीसरे ऊपर देखा जाए तो दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन करता है। क्या करता है? दोहरे नैतिक मापदंड का वो प्रतिपादन करता है। चौथे रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीयता संप्रभुता विधि संबंधी विचारों में क्या है? अस्पष्टता है। अस्पष्ट चीज नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीयता के क्षेत्र में हो, चाहे संप्रभुता के क्षेत्र में हो, चाहे फिर विधि संबंधी विचारों में कोई क्लियरनेशन नहीं है, बल्कि अस्पष्टता है। कुछ चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगले पॉइंट की अगर चर्चा करते हैं तो आदर्शवादिता का नितांत अभाव है। किसका अभाव है? आदर्शवादिता उसमें कहीं दिखाई नहीं देती है, बल्कि आदर्शवादिता का नितांत अभाव
अगले पॉइंट अगर चर्चा करें तो राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की इसमें क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों को स्पष्ट नहीं रखा गया है, बल्कि उसकी उपेक्षा की गई है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि मैकियावेली के विचारधारा के दोष को पढ़ा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने मैकियावेली की स्थिति और मैकियावेली के विचारधारा के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं उसकी चर्चा की है। अगले क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको ज्ञानवर्धक लगेगी। अगली क्लास के लिए हम एक नए तथ्य के साथ आपको उससे अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।